नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार इदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज की दो अपडेट्स हैं। पहली बात ये कि जिन पर हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब ने कल बरोज मंगल से दोबारा वजीराबाद से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। दूसरी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि कल जिस तरह हमने प्रोग्राम में बात की थी कि अदालती आलिया से अपील की थी कि जो वजीराबाद में हुआ उस सानहा के हवाले से वो एक मोटो एक्शन ले, तो आज अदालती आलिया ने मोटो एक्शन ले लिया। ये आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है। जाहिर है कल आपने बात की थी, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ईशा, दोनों बातों पे दो सवालात हैं, दो आपने कहा कि अपडेट्स हैं, इन पे बात करनी है। तो पहली अपडेट्स पे पहले आते हैं कि इमरान खान साहब ने दोबारा वजीराबाद से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वहीं से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। उन्होंने फरमाया कि मैं घर बैठ के जमान पार्क से एक तो मॉनिटर करूंगा, और दूसरा जैसे उन्होंने हॉस्पिटल में वो मैंने बताया था जी कि पता नहीं उनकी टांग पे कितनी गोलियां लगी हैं, क्या हुआ, कितनी फ्रैक्चर हुई है, वो उसी तरह टांग चेयर पे रख के तो उस पे सारी पे पट्टियां बंदी होंगी। खान साहब हर रोज वहां से खिताब फरमाया करेंगे। मैंने अर्ज किया था कि हमारे जो लीडर्स हैं, खुदा का लाख शुक्र, अल्लाह का लाख शुक्र कि हम में से कोई बंदा सुल्तान टीपू नहीं बन सकता। आज एक जुमला कह दूं, आपको पता है मैं थोड़ा सा मुतसब हूं ना, मेरे अंदर असबियत है थोड़ी सी। तो सुल्तान टीपू जो थे वो भी एक पंजाबी थे। उनका ताल्लुक उस पंजाब से था जो इंडिया में चला गया, जिन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। और इसी तरह एक उर्दू का दूसरा जो जुमला, मैंने थारोली हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है, थारोली कोई किताब नहीं छोड़ी होगी। दूसरा जुमला जो है वो राजा पारस के मुंह से निकला, राजा पोरस के मुंह से निकला। राजा पोरस को जब सिकंदर आजम आया, उसने हमला कर दिया, गिरफ्तार हो गया जी। तो उसने राजा पोरस से पूछा, सिकंदर आजम ने, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तो पंजाब के बेटे ने कहा था, उसने कहा कि तुम मेरे साथ वो सलूक करो जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ सलूक कर। मतलब मैं बेशक हार गया हूं जंग, लेकिन एक बादशाह हूं बाबा, एक बादशाह। और मैंने वो शेर मैंने जब कहा था कि हुस्न का इश्क का गम का मारा हुआ, मेरी गजल है, उसका पहला उसका मतलब, हुस्न का इश्क का गम का मारा हुआ, अब भी राजा हूं पर जंग हारा हुआ। तो खैर ईशा, अब पंजाब की धरती जो है वो बंजर हो चुकी है। अब इसने ना तो राजा पोरस दोबारा पैदा करना है और ना ही इसने दोबारा से टीपू सुल्तान पैदा करना है। पूरे पाकिस्तान में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर पैदा होने वाला है। तो खान साहब जो है ये अब यूं समझ लीजिए कि चले गए अपने बख्तरबंद में, वहां चूंकि बहुत शदीद जख्मी हो गए हैं, सारी टांग पे पट्टियां बंधी हुई हैं, तो खान साहब वहां बैठ के तकारीर किया करेंगे, गर्मा गर्म गुफ्तगू किया करेंगे, क्योंकि उनकी जान बड़ी नाजुक है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। सड़क पे होंगे मुअज्जम जैसे लोग, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो आएंगे सड़कों पे, वजीराबाद से वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। अगर हादसा कोई होता है, अगर जान जाती है, सदफ नईम जैसी लड़कियां होंगी सड़क पे जो रिपोर्टिंग करेंगी, वो कंटेनर्स के साथ गाड़ियों के साथ भागेंगी। अगर जान जाती है तो सदफ नईम की जाएगी। अगर वहां को कत्ल होता है तो वो मुअज्जम होगा, पुलिस कांस्टेबल मरेगा। तो खान साहब की जिंदगी तो महफूज रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े आदमी हैं, बड़े लीडर हैं। लिहाजा हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारी जिंदगी की तो वैल्यू ही नहीं है। मैं हर रोज प्रोग्राम में कहता हूं, खान साहब, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि अभी तक मुअज्जम के घर वालों को पैसे क्यों नहीं मिले। खुदा का शुक्र कि खान साहब ने मुअज्जम की वालदा को बुला के, वो बूढ़ी खातून है और उन्हें पता भी नहीं था कि हिफ्ज़े मरातब क्या होते हैं। वो इमरान खान साहब को वो जो तर्ज तकल्लुम था ना उसका, वो तू वाला था। तो उसे कह रही है पुत्र वेह ला, मेरा पुत्र तेरे तो कुर्बान होगी। आप पे कुर्बान नहीं, वो कह रही थी आप पे कुर्बान। वो कह रही थी वेला मेरा पुत्र तेरे तो कुर्बान हो गई, वे वेला पुत्र मेरा पुत्र तेरे तो कुर्बान हो। ये शायद जुमला किसी के दिल पे, मेरे दिल पे छुरी की तरह चला कि वे इमरान, हाँ वे मेरा पुत्र तेरे तो कुर्बान हो गए। तो भाई कितने आपके पास पुत्र हैं पंजाब के पास, इस पाकिस्तान के पास, जिन्होंने इमरान खान पे, हमजा शहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो पे कुर्बान होना है। मुझे उन बच्चों की तादाद आपने बतानी है। खैर खान साहब ने इंडिया दे दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल से लॉन्ग मार्च फिर से दोबारा शुरू होगा और उसमें जो लोग हैं वो तो सड़कों पे होंगे, लेकिन खान साहब बनी गाला में और अभी तो जमान पार्क में बैठ के वहां से तकरीरें किया करेंगे। और जब लॉन्ग मार्च पहुंच जाएगा इस्लामाबाद में, तो फिर खान साहब अपने खुजार से, अपने उस बख्तरबंद से वहां से निकलेंगे और फिर जाके वो खान साहब वहां भाषण देंगे, तकरीर करेंगे, बड़ी गर्मा गर्म तकरीर करेंगे।
रास्ते में जिन लोगों ने तकारीर करनी है उनकी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है। जनाब फवाद चौधरी साहब वो तकारीर करेंगे और उनकी तकारीर जो होंगी वो शोला बयान मुकर्रर वाली होती थी ना, वो होता था ना खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान। तो अब खतीब पाकिस्तान और मुकर्रर शोला बयान जो है वो उलमा में नहीं है, वो सियासतदानों में। और वो कल से आप तकरीरें सुनिएगा, कितनी मजे की तकरीरें होती हैं। लगता है कि इस दफा लॉन्ग मार्च जो है वो अब जो 21-22 दिन का था वो 21-22 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके दूल्हा जो है इमरान खान साहब वो तो घर बैठे होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 2 दिनों में इमरान खान साहब को शिफा दे दे। मुझे लग रहा है कि 2 दिन के बाद उनकी पट्टियां उतर जाएंगी और वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलना शुरू कर देंगे और उसके बाद वो फिर कौम से खिताब करने के काबिल हो जाएंगे इस्लामाबाद में, जहां भी वो जो भी डी चौक बनाएंगे, जिसको भी इस दफा वो डी चौक करार दें, वहां पे खान साहब। दूसरा आपने फरमाया कि सुमोटो एक्शन लिया। मैंने कल इसलिए नहीं कहा था कि इमरान खान साहब का मुतालबा है सुमोटो एक्शन लेना या खान साहब की FIR दर्ज नहीं हो रही। कल मैं बड़ी डिटेल से मैंने बात की थी इस पे कि IG पंजाब ने तो साफ इनकार कर दिया और आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर उन्होंने कहा है कि जनाब इसमें तो सबसे बड़ी रुकावट पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि FIR दर्ज हो। पंजाब के 2 सबसे बड़े ओहदेदार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब, दोनों ने कहा है कि हम ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते, हम पे इतना दबाव है कि वो कह रहे हैं कि एक ऐसी FIR लॉन्च की जाए जो सिरे से समझ में नहीं आ रही। मैंने कभी भी इनकी सपोर्ट नहीं की। शहबाज शरीफ साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब इनोसेंट हैं। बाबा मैं वो बंदा हूं पाकिस्तान में जो बार बार जोर दे रहा है कि जितने भी चोर हैं सबको उल्टा लटकाया जाना चाहिए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि लोगों पे गलत FIR दर्ज हो। ये कहा करते थे ना इमरान खान साहब कि मेरे दौरे इक़्तिदार में कभी किसी पर सियासी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो खान साहब ये क्या है? ये सियासी मुकदमा है जो आप दर्ज करने जा रहे हैं। खैर, आपने एक जर्नैल को नामजद किया है, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नामजद किया है, आपने इंटीरियर मिनिस्टर को नामजद किया है। आज सुमोटो एक्शन जो है उस पर अदालत ने पूछा है कि आप हमें फौरी तौर पर बताएं। IG पंजाब से उन्होंने पूछा है कि आप कितने घंटे के बाद FIR दर्ज कर रहे हैं। मतलब उन्होंने 24 घंटे का मतलब टाइम दे दिया कि कल जब अदालत आलिया खुलेगी तो आपने FIR पेश करनी है। उसमें कल अदालतें खुलने से पहले FIR दर्ज होना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में कौन सा इंसाफ मिल जाता है या जो नामजद होता है वो भाई लग जाता है, तो आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? आप FIR दर्ज कर दें उन पे। अजहर राना सनाउल्ला पे पहले कोई कत्ल की FIR नहीं है, शहबाज शरीफ पे नहीं हुई, किस पे नहीं है? एक सिर्फ जनरल साहब का नाम आ रहा था जो दूध के धुले हुए हैं, उन पे FIR। और मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा कि अब इदारों का नाम लेके नहीं पुकारा जा रहा, अब शख्सियात को नामजद किया जा रहा है। ये ट्रेंड जो है ये नया खान साहब ने जो शुरू कर दिया, और आप देखिएगा अभी तो शुरुआत है ना ईशा। हमारे पाकिस्तान में जो भी चीज होती है शिद्दत के साथ शुरू होती है और उसमें इतनी शिद्दत आ जाती है कि फिर आप अल अमान अल हफीज, आप उससे निकल नहीं पाते। इमरान खान साहब ने जो बिदत कायम कर दी है इस मुल्क में, जिसके ये बानी है, उसके बाद आप देखिएगा कि अगला मरहला क्या होता है। अभी तो एक FIR की बात है ना, आगे आगे देखिएगा होता है क्या। और अब जो गेम है वो इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल होगी। अगर आज FIR दर्ज हो जाती है, अभी तक मैंने किसी ग्रुप में कहीं भी, मुझे तो इसकी खबर नहीं है अभी तक, अगर FIR आज लॉन्च हो जाती है, क्योंकि सुबह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पेश करनी है, उसमें एक तो देखना है कि किस किस को नामजद किया जाता है। FIR तो उन्होंने देनी है। और पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं IG पंजाब से और वजीराबाद पुलिस से भी कि बाबा एक शख्स उधर जान गई है, उसकी वो कत्ल हुआ है उसमें, बाकी जिनको फायर लगे उनको छोड़े ना, मैं इस ड्रामेबाजी का हिस्सा हूं। जिस बंदे की जान गई है, जो इनोसेंट बंदा था, जो मजलूम था, उसने कुछ भी नहीं किया, नाहक कत्ल हुआ है ना वो। और हदीस मुबारक कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कातिल को पता नहीं होगा मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, और मकतूल को बिल्कुल पता नहीं होगा मैं कत्ल क्यों हो रहा हूं। तो वो वक्त आ गया ना, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं क्यों कत्ल किया जा रहा हूं, मैंने किया क्या है, किस गुनाह के वजह से मुझे कत्ल किया जा रहा है। तो बाबा मुझे बताएं कि वहां वो जो शख्स कत्ल हुआ था, उसके कत्ल के आधे घंटे बाद FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? कत्ल हुआ है ना, वो अलग बात कि किसकी गोली से हुआ है, क्यों हुआ है, उसका मास्टरमाइंड कौन था, ये इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें थी ना। FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? ये 5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 72 घंटे के बाद अदालत के नोटिस लेने पे, उसके सुमोटो एक्शन लेने पे क्यों दर्ज होने जा रही है जी? क्या उस मुअज्जम की जान की कोई कीमत नहीं? मैं हर रोज ये बात कर रहा हूं, प्रोग्राम में लगातार ये बात कर रहा हूं, भाई वो कत्ल हुआ है, उसकी FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? अच्छा, फिर मजे की बात ये, इंतहाई शर्मनाक पहलू, उसका मुद्दई बनना चाहिए था मुअज्जम की वालिदा को, बूढ़ी वालिदा जो वहां
इमरान खान साहब के पास गई हैं और 1 करोड़ रुपया लेके आ गई हैं, उनके बच्चों की मौदूयत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसका कोई भाई बनता अगर उसका बाप नहीं है तो जी, उसके खानदान का कोई फर्द बनता, वो अपने बच्चे का खून ना बेचते। और वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर उस कटहरे में शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे कत्ल में, तो शहबाज शरीफ को सजाए मौत होना चाहिए था मुअज्जम के खून के बदले में। अगर उसमें राना सनाउल्लाह आ रहे थे तो उन्हें उस फाहे लगना चाहिए था, उन्हें फांसी पे उन्हें झूलना चाहिए था, उन्हें फट्टे चढ़ना चाहिए था। इसी तरह अगर इमरान खान साहब आ रहे थे, उनके मास्टरमाइंड आ रहे थे, तो उन्हें चढ़ना चाहिए था। मेरी तो ये राय है कि ये फौरी तौर पर उस पर FIR कटनी चाहिए थी। FIR जो है सुमोटो एक्शन लिया अदालत ने और उसके बाद कटने जा रही है। एक इतना बड़ा सानिया, और मैंने कहा था कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान पे हमला हुआ है, अगर हमला हुआ है तो इसकी FIR क्यों नहीं? भाई इससे बड़ा भी लीडर पैदा हो सकता है। इमरान खान जैसे लोग, याद रखिएगा ईशा, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं जी, उनको खिलाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस लेवल का लीडर सदियों बाद पैदा होता है और दूर दूर इम्कान नहीं है कि दूसरा इमरान खान को पैदा होने देंगी अब एजेंसियां जी। अब दूसरा इमरान खान पैदा नहीं होना, वो तो सोच रहे हैं कि इससे कैसे जान छुड़ानी है। इमरान खान इतना बड़ा लीडर और उसने काम करना था अवाम के लिए, लेकिन वो किसी के हाथों में खिलौना बन गया। वो काम ही कुछ और कर रहे हैं। वो अब जो काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इदारों के खिलाफ खड़े हो गए इमरान खान साहब जी, वो पाक फौज की बदनामी का बायस मान रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जमहूरियत की बहाली का काम करना था, इत्तेफाक से वो जमहूरियत को डिरेल करने पे लग गए। लेकिन अगर वहां मर्डर ना भी होता वो मुअज्जम का, तो फिर भी इमरान खान पे हमला हुआ था, इसकी FIR फौरी तौर पर दर्ज होनी चाहिए थी और फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए थी। ये इन्वेस्टिगेशन लेट शुरू हो रही है, शवाहद इस तरह खत्म हो जाते हैं जी। एजेंसीज 1 सेकंड से पहले, वजीर आला पंजाब में बार बार कह रहा हूं, चूंकि ये परवेज इलाही साहब के घर में हुआ है, उनके अपने घर में हुआ है, इसलिए फौरी तौर पर उस पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए थी और जो फौरी तौर पर शवाहद हासिल करती, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे शवाहद जो हैं वो मिट जाने हैं। मैंने आज सुबह एक वीडियो देखी है, वो पहले मैंने नहीं देखी थी, वो कंटेनर की छत से ली गई वीडियो है। उसमें वो सारा नजर आ रहा है जब ये हुआ तो। अच्छा, मेरे पास तो वो अधूरी पहुंची ना कि उसमें खान साहब जब ये हुआ है सब, तो खान साहब कैसे फिर नीचे उतरे कंटेनर से। लेकिन एजेंसियों के पास तो वो पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है जी, कि इमरान खान साहब उस वक्त उनकी पोजीशन क्या थी। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाना था अगर उस पर शफाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, वो क्यों नहीं हो रही? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूं कि सारे काम अब अदालतों ने एक्शन लेना है तो फिर होंगे। आपने फौरी तौर पर उसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना के उस पर क्यों शुरू नहीं की और FIR अभी तक क्यों नहीं लॉन्च हुई? और दूसरी अहम बात कि वहां पे एक बेगुनाह मारा गया है, उसके घर वालों ने FIR क्यों नहीं करवाई? वो बेशक, मैंने कहा जरूरी नहीं होता कि नामजद हो, वो नामलूम अफराद के खिलाफ होती। मर्डर तो हुआ है ना, उसका कत्ल तो हुआ है, होती और उसमें इन्वेस्टिगेशन होती और फिर वहां पे लोगों को नामजद किया जाता और बताया जाता कि किन लोगों की वजह से ये हुआ है, तो उनको सजाएं मिलनी चाहिए थी। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर शहबाज शरीफ उसके जिम्मेदार हैं तो शहबाज शरीफ को उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर राना सनाउल्लाह उसके जिम्मेदार हैं उन्हें, और अगर कोई जनरल उस कत्ल में मुलविस है तो क्यों, मतलब वो दूध के धुले हुए हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो जो भी उसमें शामिल था। और अगर ये सारा किया धरा, जाहिर है वो तो कंटेनर से फायरिंग हुई है जिसमें मुअज्जम गया है, तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था सेल्फ डिफेंस अपनी जगह पे। लेकिन एक इंसान की जान गई है, उसके शवाहद सामने आने चाहिए थे और उसके बाद फिर ये साबित होना था कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है। खैर, उस बेचारे का खून भी गया, जैसे पहले सदफ नईम का हुआ है, उसके हस्बैंड को इतने पैसे दे दिए गए कि उसने कहा जी मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। ईशा, याद रखिएगा, मैं बार बार इस कौम से कह रहा हूं कि अगर आप लोग ऐसे ही बिकते रहे, करोड़ करोड़, 1.5 करोड़, तो आप आज तो करोड़ रुपया आपका मोल पड़ रहा है ना, आपके खून का खून बहा जो है उसका सौदा 1 करोड़ में हो रहा है, तो कल को ये 1 लाख में होगा, आपका खून इतना सस्ता हो जाएगा। अब 1 करोड़ की क्या वैल्यू है जी? गुजरांवाला में जहां हम बैठे हैं ना ईशा, यहाँ 1 करोड़ रुपए का मरला है। एक मरले की दुकान जो है वो 1 करोड़ रुपए में नहीं मिलती रोड पे, तो भाई 1 करोड़ की क्या वैल्यू है? आप जरा गौर करो, ये जहां 1 करोड़ रुपए की दुकान नहीं मिलती एक मरले की, तो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का मरला है जी, तो वहां 1 करोड़ की क्या वैल्यू है? हम लोग अपना खून बहुत सस्ता बेच रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम को जागना होगा। आप जाते हैं बिलावल भुट्टो की रैली में, आप जाते हैं मरियम बीबी की रैली में, या आप जाते हैं इमरान खान साहब की रैली में, क्या आपके खून की वैल्यू सिर्फ 1 करोड़ रुपए है
और आपने कुर्बानियां देनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मरियम का बेटा पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, जुनैद सफदर, वो क्यों नहीं जमहूरियत का हिस्सा बनता? भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत या हकीकी आजादी को बहाल करवाए? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, क्या नवाज शरीफ साहब के बेटों की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान में भाई वो तो अरबों डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं। ये जो गुगू घोड़े हैं जो कंटेनर के साथ भाग रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं, इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि मरियम का बेटा इस पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? वो क्यों नहीं जान देता अपनी? इमरान खान साहब के बेटे वो क्यों पाकिस्तान में नहीं आते? खान साहब अगर इतने ही बजीद है कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत आ जाए, तो खान साहब आपके बेटे क्यों नहीं आते? कंटेनर में आपके साथ खड़े हो, आप लीड नहीं कर सकते, आपका बेटा है कासिम है, वो आगे लीड करे, वो लीड करे, आप कंटेनर पे वो खड़ा हो। देखिएगा जिस रोज आपका बेटा आ गया 10 गुना ज्यादा आवाम निकलेंगे आपसे ज्यादा। उन्हें पता होगा कि ये बंदा सच्चा है, ये खरा है, आप अपने बेटे को ले आए मैदान में, इसका मतलब ये पीछे हटने वाला नहीं है, इस मुल्क में हकीकी आजादी आनी है। मैं लिख के देता हूं, अगर 10 गुना ज्यादा लोग ना, मुझ जैसे जो लोग निकल पड़ेंगे, अगर मरियम सफदर का बेटा आ जाता है तो लोगों को अंदाजा होगा कि ये लोग जमहूरियत के साथ फेयर है, जमहूरियत के साथ मुखलस है। ये सिर्फ अपने इक्तदार के लिए मेरे और आपके कंधे इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी और आपकी खून के साथ होली खेलते हैं। इन्हें कोई गर्ज नहीं है इस मुल्क में जमहूरियत, हकीकी आजादी, ये सब बकवास है, सिर्फ इक्तदार का खेल है। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को आज आप इक्तदार दे दें, आज उन्हें प्लेट में रखे और उन्हें कहे जी हैं यही असम्बलियां जो बाकी मानदा मुद्दत आप पूरी करेंगे। ये उन्हें कह दिया जाए कि जनाब मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं, इमरान साहब घर बैठे, तीसरे दिन में वो आपको डंड बैठ के लगाते हुए नजर आ जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि मुझे दाएं तरफ गोली लगी थी या बाएं तरफ गोली लगी थी, वो भूल जाएंगे, वो आपको कंटेनर में डंड बैठ के लगा के दिखा देंगे। तो ये जितनी भी ड्रामेबाजी हो रही है, नवाज शरीफ साहब से शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हो रहे थे पाकिस्तान में, भाई इतने रह गए, हम 24 घंटे दुआएं मांगते थे पूरी कौम कि या अल्लाह नवाज शरीफ साहब की उनके प्लेटलेट्स किसी तरीके से वो ठीक हो जाए, बहाल हो जाए। जैसे ही वो लंदन गए हैं उसके बाद तो वो रिपोर्ट नहीं आई, हालांकि वहां पर तो ज्यादा जदीद मशीनरी है ना भाई, वहां से क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ कि अब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कितने हैं? जैसे ही वो तैयारी में बैठे उसके बाद वो सारा कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे 24 घंटे मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, टीवी चैनल दिखाया करते कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कितने कम हो गए, बाकी कितने बचे हैं, अब नवाज शरीफ साहब को सांस आई है कि नहीं आई। ये सारा दिन ड्रामा होता था टीवी चैनल्स पे जी। कैसी कौम है, कैसे मीडिया हाउसेज हैं, ये कर क्या रहे हैं? इस कौम को जैसा बेवकूफी उन्होंने बनाया और जैसी कौम बनी हुई है, खुदा की कसम खून खोलता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये घुघू घोड़े कब जागेंगे? ये हकीकी आजादी और हकीकी इनकलाब, मैं बार बार कहता हूं, उस रोज आना है जब ये घुघू घोड़े बेदार हो जाएंगे। इन्हें पता चल जाएगा पीटीआई वालों को कि इमरान खान हमारे साथ खेल रहा है। जब मुस्लिम लीगियों को पता चल जाएगा कि हमारे साथ मरियम बीबी ने, नवाज शरीफ ने, हमजा शबाश और शबाज शरीफ साहब ने मिलकर खेल खेला है जी। जब पता चल जाएगा कि आसफ जरदारी ने इस मुल्क को लूटा है, हमारे पैसे लूटे, हमारी दौलत लूटी, हमें मकरूज की, और अब वो अपने बेटे को आगे ले आए कि बेटा जितनी मैंने हुकूमत करनी थी, जितने मैंने मजे करने थे, मैंने कहा अब तेरी बारी है। ईशा, जब इन घुघू घोड़ों को पता चल जाएगा हमारे साथ क्या हो रहा है, उस रोज फिर ये लॉन्ग मार्च नहीं करना पड़ते, हकीकी आजादी, हकीकी जमहूरियत, नया पाकिस्तान, उसके लिए नहीं करना पड़ेंगे। फिर लोगों को पता चल जाएगा कि आगे यहां पे क्या हो रहा है। मतलब कुर्बानी का बकरा कौन है? मैं और आप। सारे लोगों को समझ आ रही है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, सारे लोगों को समझ आ रही है, ये नहीं कि लोग भी। लेकिन मैं हैरान हूं वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्यों समझ नहीं आ रही? ईशा, ये मुतालबा पीटीए वाले क्यों नहीं करते कि खान साहब, एक तो आप सड़क पे निकले और दूसरा आपके बेटे आपके साथ होने चाहिए। जिस रोज इमरान, याद रखिएगा इमरान खान साहब का, मैंने बार बार कहा कि इमरान खान साहब ने ये दावा किया था कि मेरा जो कंटेनर है बुलेट प्रूफ बनाया गया है। तो सबसे पहले हकायक क्यों नहीं सामने आ रहे कि उसकी चादर इतनी पतली क्यों थी, वो जो शीट लगी हुई थी उसमें से गोली निकल गई और खान साहब की टांगों पे पता नहीं कहां कहां लग गई है कि पूरी टांगे, 1 इंच ऐसी जगह नहीं बची जहां पट्टी ना हो। और जो रेस्क्यू वालों ने बयान दिया वो सुना आपने? मैंने हर चीज सुनी है, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ईशा, ये सोचने की बात है। बहुत सारे सवालात हैं। तो जब तक एक तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती, इंतहाई शफाफ, यहां शफाफ होती नहीं जी। अच्छा, जिन चीजों की इंक्वायरी हुई आज तक पब्लिक रिपोर्ट ही नहीं हुई, पब्लिक तक रिपोर्ट नहीं आई कि हुआ क्या था। मैं यही तो कहना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क के वासियों से कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के शहरियों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को शऊर कब आएगा? जो हम कहते हैं ना, इमरान खान साहब ने हम कोई गुलाम है जी, ये इमरान खान साहब का जुमला है। भाई हम तो सचमुच गुलाम है। कुछ लोग करोड़ 1.5 करोड़ इमरान खान के गुलाम है, करोड़ 1.5 करोड़ बिलावल के गुलाम है, करोड़ 1.5 करोड़ जो है वो
नवाज शरीफ के गुलाम है। भाई हम लोग गोरों की गुलामी से निकले हैं, इन कालों की गुलामी से कब निकलेंगे? हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम बटे हुए हैं कि अब बिलावल भुट्टो के लिए कुर्बानी का बकरा किसने बनना है, बेनजीर के लिए कुर्बानी का बकरा कौन बना था, भट्टो के लिए कुर्बानी का बकरा कौन बना था, अब नवाज शरीफ के लिए कुर्बानी का बकरा कौन बना, मरियम के लिए कौन बनेगा, और उसके बाद जुनैद सफदर के लिए कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा। आप तो नस्ल दर नस्ल गुलाम है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस दफा फिर बिजली के बिल जो हैं उन्होंने हद क्रॉस कर दिया, बिल आना शुरू हुए। ईशा जिन लोगों को है उनसे जरा पूछिएगा, लेकिन चूंकि अब इक्तदार की जंग छिड़ चुकी है, अब कोई बिल की बात कर ही नहीं रहा। गैस जो है वो कितने दिन से आ ही नहीं रही, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लोग ईंधन ढूंढने के। अब देखिएगा लकड़ी कितनी महंगी होती है, अब देखिएगा सीएनजी कितनी महंगी होती है, एलपीजी। और एलपीजी के ठेके किन के पास हैं? वो लोग जो भाषण देते हैं सुबह उठ के जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, उनके पास है, जनाब एतजाज एहसन और बुशरा एतजाज के पास। इस मुल्क में जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है और जिस तरह से हमें लताड़ा जा रहा है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में। यहां मेरे दोस्त बैठे थे, हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि पाकिस्तान में कोई बंदा, पहली बात तो वो पीएचडी कर ले, एमएससी एमफिल, ये छोटी बातें हैं, पीएचडी करने के बाद वो सीवी लेके घूमता रहता है, 10-10 साल वो सीवी लेके घूमता है, मुझे नौकरी दे दे। उसके बाद उसे प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी प्राइवेट कॉलेज में 20 से 25 हजार की नौकरी मिलती है। मैं पीएचडी की बात करूं, मैट्रिक शैट्रिक के तो छोड़ ही देना जी, 20 से 25-30 हजार की उसे नौकरी मिलेगी। ये आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पूछ लें कि आप कितने पैसे दे रहे हैं एक एमफिल को, 20-25 हजार रुपया, मेरे तो सारा नोटिस में है जी। अच्छा, 20-25 हजार की उसे नौकरी मिलेगी, खुदा की कसम वो पूरी जिंदगी हलाल की कमाई से 1.5 मरले का घर नहीं बना सकता अपना इस मुल्क में, पूरी जिंदगी मुशक्कत करता रहे, अपने बच्चों की शादी। अच्छा, अगर उसका जिगर या उसके गुर्दे जो आप दे जाएं तो वो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसे अपना घर बेचना पड़ेगा जो उसे विरासत में मिला है, अगर नहीं है तो फिर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए। इस मुल्क में मेरे और मेरे बच्चों के साथ ये हो रहा है कि हम पूरी जिंदगी टेल लगा के 1.5 मरले का घर नहीं बना पाते इस मुल्क में। तो ये देखिएगा कि मुझे इन सियासतदानों ने जो मेरी स्टेट पे काबिज है, इन्होंने हमें दिया क्या है, कभी गौर कीजिएगा। यहां पे नौकरी के आपके पास, पहली बात तो ये, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपए वो पाकिस्तान में बिजनेस करते हुए वो कहते हैं 1 करोड़ 2 एक साल की मार है, ये तो मैंने खुद खा जानी है रास। अच्छा, जिनके पास बड़े पैसे थे उनको इतना डरा दिया, यहाँ गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, टैक्सेस बहुत ज्यादा, तो वो लोग जो पावर लूम्स की इंडस्ट्री वो सारी की सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, लोग दुबई में जाके बैठे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये जरा सोचिएगा कि जो कौम 50 अरब रुपए की मकरूज है जी, उनको कारोबार करने नहीं दिया जा रहा, नौकरी उनके पास है नहीं। तो जिसके पास नौकरी है वो बेचारा सारी जिंदगी ये सोचा, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, ये सोचता रहता है कि काश मेरा बोनस लग के आ जाए तो मैं बिल आसानी से पे कर लूंगा। जहां जहां आप बैठे, कभी गौर तो कीजिए कि आप किस जिल्लत के साथ कैसे सिसक के जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोग यूरोप क्यों चले जाते हैं अपने घर बेच के? वहां उन्हें होता है जो मजदूरी कर रहा है वो 5-7-10 लाख रुपया महीने का कमाता है, लोग मजदूरी करते हैं 20-20 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपयों में महीने का कमा रहे हैं। भाई वहां पे मुशक्कत करने के आपको इतने पैसे दिए जाते हैं, पाकिस्तान में वो हालात क्यों नहीं बनाए गए? हमारे पास सारे वसाइल हैं, उनको बरूए इस्तेमाल क्यों नहीं लाया जाता? मैंने पहले भी अर्ज किया था, आप दोबारा उस पर प्रोग्राम नहीं करना, मैंने कहा था कि पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती धातें मौजूद हैं जी, और ऐसी ऐसी धातें हैं जो अरबों रुपए की हैं, अरबों रुपए तोले की हैं, इतनी महंगी धातें, और वो कौम जो है वो बेचारी घास खाने पर मजबूर हो गई है जी। वो कौम है 2 वक्त की रोटी नहीं खा रही, वो कौम है। अब गूगल से आज जो मेरे सुनने वाले हैं ना, जिनको मेरी बातों पे तप चढ़ रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, उनसे अपील करूंगा कि आपने आज गूगल पे सर्च करना है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। आपने सर्च करना है पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही जी। कितने लोग हैं जो तालीम से महरूम है इस वजह से कि वो उनके पास पैसे नहीं है मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए। कितने लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, बुनियादी चीजें, रोटी कपड़ा मकान की बात सिर्फ हो रही है। और उसके बाद पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जहां पे आपको खालिस चीजें मिल रही हैं? ये सारी चीजें जो हैं ईशा, ये मैं हर रोज बैठता हूं और सिरों खून जला के यहां से उठ के चला जाता हूं। किस बात पे? कि मेरे अवाम को, मेरे दोस्तों को, मेरे पाकिस्तान के शहरियों को कब ये शऊर आएगा कि हमें आसफ जरदारी ने कुछ नहीं दिया। मैं तो बार बार कहता हूं, जिनका भट्टो जिंदा है वो मुझे बता रहे हैं आके कि उनको जुल्फकार अली भट्टो रोटी कपड़ा मकान देंगे।
क्योंकि उनका भट्टो जिंदा है, लिहाजा वो जाने और उनका भट्टो जाने, वो अपने भट्टो से खुद पूछ सकते हैं कि जनाब आपने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान का, आप जिंदा है, हमें दे रोटी कपड़ा मकान। मतलब अभी तो आप दुनिया से गए नहीं ना, तो दे रोटी कपड़ा मकान। जिनके लीडर जिंदा है ये तो उनसे नहीं पूछते। किसी ने नवाज शरीफ से जाके पूछा, मैंने कहा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पर, अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे किए, वो कहां गए पैसे, किसी ने हिसाब लिया? यहां एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं, वो लोगों से कहते हैं मुझे पैसे देने, मैंने डैम बनाना है, वो अरबों रुपया लेके चले जाते हैं, खरबों रुपया। किसी ने हिसाब लिया कि वो पैसे कहां गए? उस पर स्मोटो एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का नाम आता है। ईशा, ये वो कौम है जिनके साथ खिलवाड़ होता है और उन्हें पता नहीं चलता। जब परवेज मुशर्रफ साहब का मार्शल आया था ना 12 अक्टूबर 1999, हैरान कुन बात, बीबीसी की एक अजीब रिपोर्ट थी। बीबीसी ने रिपोर्ट किया जब 12 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ साहब, पता है त्यारा हाईजैकिंग केस जो बना था परवेज मुशर्रफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का जो केस बना, उसमें बीबीसी ने कमाल का तबसरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है 12 अक्टूबर 1999। उन्होंने कहा जिन्हें इस बात को समझ लेना वो सादत मंटो का अफसाना खोल दो, पढ़ लें। आज मैं अपनी कौम से कहूंगा कि आपके साथ अब जो हो रहा है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरे साथ ये हुआ है, उनके साथ रब्बे काबा की कसम कुछ नहीं हुआ। उनके साथ क्या हुआ है कि उनको वो चेयर वाली नहीं होती, वो नंबर गेम्स की चेयर गेम जो होती है, वो म्यूजिक लगा, जब म्यूजिक रुकता है तो चेयर पे बैठना होता है। अब इमरान खान साहब से म्यूजिक रुकने का इंतजार नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं म्यूजिक बाद में रुके, पहले मैं चेयर पे बैठ जाऊं। अच्छा, शहबाज शरीफ जो है वो उठने को तैयार नहीं है, उसमें तो हर एक को उठना होता है ना और घूमना होता है, अपनी बारी का कोई इंतजार नहीं कर रहा। ईशा, इस कौम के साथ सबसे बड़ा, इमरान खान साहब के साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं छीना गया उसे। अवाम के साथ क्या ज्यादती हुई है, इसके लिए इन्हें सादत मंटो का अफसाना पढ़ना चाहिए, खोल दो। आज मैं अपील करूंगा पूरे कौम के साथ, मेरे सुनने वालों के साथ, आप सादत मंटो का अफसाना खोल दो, पढ़ो, आपको पता चले आपके साथ क्या हुआ है। ईशा, जो इस पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है, जो इस पाकिस्तानी अवाम के साथ, रब्बे काबा की कसम इनको खुद नहीं पता कि इनके साथ हो क्या रहा है। खैर, मैं अर्ज करूंगा, पाकिस्तान के अवाम इतने भोले भाले हैं, जब तक इन्हें शऊर नहीं आ जाता, इनकी आंख नहीं खुल जाती। वो एक जुमला था ना, किसी कमर्शियल में मैंने सुना, टीवी कमर्शियल थी, उसका लुबे लुबाब क्या था कि हम हर रोज सोते हैं और उठते हैं, हम सोते हैं और उठते हैं, हम जागते नहीं। जिस रोज हम जाग गए, सोए और उसके बाद हम जाग गए, हम सोते हैं और उठते हैं, हम जागे आज तक नहीं, 75 साल हो गए हम जागे नहीं। ईशा, जिस रोज ये कौम इज्तिमाई तौर पर जागी, उसके बाद फिर इनके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकेगा, इनके साथ कोई गेम नहीं हो सकेगी जी। पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि ये सोते हैं और उठते हैं, जागते नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस रोज पाकिस्तानी चैन की नींद सोएंगे, मजे के ख्वाब देखेंगे और सुबह जागेंगे। जिस रोज ये जागे, उसके बाद फिर इमरान खान, आसफ अली जरदारी, मरियम नवाज, ये चैन की नींद नहीं सो सकेंगे। उस रोज कोई नहीं कह सकेगा इस मुल्क में हकीकी आजादी नहीं है। ईशा, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग दिन ब दिन मकरूज होते जा रहे हैं। IMF की किस्तें जो है वो सर पे आ गई हैं, हमारे पास देने के पैसे नहीं है, और हम वही म्यूजिक चेयर वाली गेम तो बहुत पीछे रह गई। मैंने तो कहा है यहाँ तो वो भी नहीं हो रही, उसमें तो जब म्यूजिक बंद होता है तब आपने बैठना होता है, यहाँ तो उसका भी इंतजार नहीं। मेरी और आपकी जान खतरे में है, हम लोगों ने इनको इक्तदार में पहुंचाना है। जो बनी गाला में बैठा है उसको भी, जो जमान पार्क में बैठा है उसको भी, जो लंदन में बैठा है उसको भी, उसके बच्चों के लिए हमने सेक्रीफाइस करना है, तबाही बर्दाश्त करनी है, जाने देनी है। हमारे लिए क़यामत सुगरा का मंजर हो सकता है, लेकिन हमने हर सूरत इन लोगों को इक्तदार में पहुंचाना। ये पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूं, जहां जहां भी आप लगे हुए हैं, जिसके लिए लगे हुए हैं, जिस रोज पाकिस्तानी अवाम जाग गए, इन्हें पता चल गया कि अब अगली बारी मरियम की नहीं होगी, अब अगली बारी जुनैद सफदर की नहीं होगी, अगली बारी बिलावल भुट्टो की नहीं, अगली बारी अवाम की होगी, अगली बारी अवाम इक्तदार में आएंगे। अवाम इक्तदार में कैसे आएंगे कि भाई मेहनत हम करते हैं, लिहाजा इस मुल्क के वसाइल हमारे लिए हैं, मुशक्कत हम करते हैं जी। हम इस मुल्क के, हमने खून और पसीना दिया है, लिहाजा अब इस जो खेत उगलेंगे ना, अब जो गंदम उगलेंगे, जो भी गला उगलेंगे, ये मेरे घर में आने, मेरे परोले में आने हैं। उस रोज हकीकी इनकलाब आएगा, हकीकी आजादी आएगी। इमरान खान साहब या दूसरे लोग जो भी स्टेज पे कहते हैं, कंटेनर पे खड़े होकर जो हकीकी आजादी और नया पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर ये झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। इनका ना हकीकी आजादी से कोई ताल्लुक है, ना नए पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना पुराने पाकिस्तान। इन्होंने पूरे का पूरा नया और पुराना पाकिस्तान मिल के बेच खाया है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा।
हमारे हिस्से में सिर्फ कर्ज आए हैं, जिल्लत आई है और ये जिंदगी और मौत का खेल आया है। हम तो वो खिलाड़ी हैं, वो एक लूडो की एक गेम होती थी ना कि आप खेलते रहते हैं, जब आप 95 पे या 99 पे पहुंच जाए, 99 पे, तो सांप डसता है आपको और आप फिर वापस 0 पे आ जाते हैं। पाकिस्तानी कौम वो खेल खेल रही है जिसमें हमने मुशक्कत के साथ बड़ी सीढ़ियां चढ़ के, बड़ा कुछ पलांग के, मौत और जिंदगी की कश्मकश गुजर, हमने जब भी 95 पे जाना है, 99 पे जाना है, वहां से आपको सामने डसना और आप फिर 0 पे। ये 75 साल की हिस्ट्री है। मुझे कोई इससे बेहतर तमसील नहीं मिली कि मैं लूडो के उस खेल की मिसाल दूं कि पाकिस्तानी कौम वो खेल खेल रही है जिसमें 99 पे जाके, जब उन्हें पता होता है कि अगले कदम मंजिल पे है, तो तब हमें एक सांप डसता है और हम वापस 0 पे होते हैं। पाकिस्तान कौम को कब समझ आएगी कि रियल लाइफ जो होती है वो लूडो की गेम नहीं होती जी, उसमें तो कहीं ना कहीं कामयाब होना होता है। पाकिस्तानी कौम को कब समझ आएगी, कब जागेंगे हम सोते हैं, बस उठते हैं। अल्लाह का वास्ते आप जाग जाइए। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान शाह रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।